Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi Classes। हमने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया था जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट था। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आइए देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एक ह्यूमन बीइंग को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें सबसे पहले इनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। और अगर न्यूट्रिएंट को अगर और हम क्लासीफाई करें, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है नॉट यूटिलाइज्ड एज सच बाय आवर बॉडी, यानी कि अगर हम प्रोटीन खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये हमारी बॉडी जो है इसको ऐसे ही एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है कि प्रोटीन खाया तो प्रोटीन के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बोहाइड्रेट खाया तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब कर लिया। सबसे पहले प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, तो इसको अपने सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना पड़ता है और उसके बाद वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आता है और उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारी बॉडी उसको या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो रही बात कि जो है कि नॉट यूटिलाइज एज सच एज अवर बॉडी, तो कह रहा है कि सो मस्ट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सो दैट इजीली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि इसीलिए इसको ज़रूरत पड़ जाती है और ज़रूरी भी है कि इसको कम्प्लेक्स पार्ट को, जो कि देखो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो एक कम्प्लेक्स पार्ट है, इसको सिंपलर पार्ट में तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि हम इस सिंपलर पार्ट को अब आसानी से एब्जॉर्ब कर सके हमारी बॉडी, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड से सर्कुलेट हो सके टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग जगहों पे जा सके और उसका यूज हो सके। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें मेन होती हैं, यानी कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट को पढ़ेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करनी पड़ती है कि इसके साथ हमें फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और एक क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये हमारी पूरी क्या होती है, बॉडी होती है। ठीक है, हमारी ये पूरी बॉडी होती है, तो इस पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये एक कह लो कि इसके अंदर एक पूरा यहाँ से माउथ से लेकर के, ये पूरा माउथ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक पूरा एक क्या होता है कि पाइप होता है, डक्ट होता है, जो कि एक पूरी पाइप या बॉडी, पूरी पाइप या जो है क्या नाम है कि पूरी बॉडी जो ये पूरी पाइप जो है माउथ से लेकर के एनस तक कंप्लीट करती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी अलग अलग रीजन आते हैं, अलग अलग पार्ट आते हैं। अगर यहाँ पे हम ओपनिंग को देखते हैं तो ये ओपनिंग जो होता है हमारा क्या होता है, माउथ होता है। क्या होता है, माउथ होता है। यानी कि माउथ के बाद की बात करें तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, माउथ के अंदर जैसे जाएंगे तो हमें एक स्पेस मिलेगा, कैविटी मिलेगी जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे जो पाइप होती है जो फूड को कैरी करता है, कहाँ तक, स्टमक तक। फूड को कैरी करता है कहाँ तक, स्टमक तक। तो इस फूड, ये पाइप जो है इसको हम कहते हैं एसोफेगस। उसके बाद हमारा आता है स्टमक। स्टमक से फिर क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही क्वाइल्ड फॉर्म में ये डक्ट जो है क्या होता है, बहुत ही क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। और उसके बाद ये जो है ओपन होता है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ पे एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और यहीं पे एनस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, एक माउथ, बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। इस तरीके से जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ से यहाँ तक होता है, ये पूरी पाइप जो होती है अगर हम इसको सीधा करके देखें तो ये पूरी पाइप 9 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर, 9 मीटर लंबी होती है, 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें कि एक एक करके अगर हम एक पार्ट को देखें तो इस तरीके से हमारा करते करते लास्ट तक हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम विद क्या है कि ऐसे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें कि ग्लैंड का मतलब एक ऑर्गन की तरह समझ लो कि एक ऐसा स्पेशल सेल होता है या एक ऐसा स्पेशल छोटा सा ऑर्गन होता है
ठीक है, या बॉडी का पार्ट होता है जो क्या करता है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है। और सिक्रीट क्या करता है, आइए देखते हैं। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सिक्रीशन होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे यहाँ पे होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का अलग सिक्रीशन होता है। पैंक्रियास का अलग सिक्रीशन होता है, लीवर का अलग सिक्रीशन होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सिक्रीशन होते हैं। बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ग्लैंड का नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और इसी तरीके से बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से बात करते हैं, फिर आता है लीवर दूसरा, और तीसरा जो आता है पैंक्रियाज। यानी कि 3 ग्लैंड की बात यहाँ पे किया है। पहला बताओ सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, तीसरा पैंक्रियाज। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो तीनों ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं फ्लूइड या एंजाइम। यानी कि ये ग्लैंड क्या करेंगे, कोई ना कोई फ्लूइड, कोई ना कोई क्या करेंगे, एंजाइम ये रिलीज करेंगे और फूड को क्या करने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे, ब्रेक डाउन का काम करेंगे। इस तरीके से अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो हम सबसे पहले हम माउथ की बात करेंगे, बक्कल कैविटी की बात करेंगे, एंड देन एसोफेगस की बात करेंगे, फिर स्टमक की बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे, और इसी तरीके से हम एनस की बात करेंगे। क्लियर। अब इसमें से हम सबसे पहले उठा लेते हैं माउथ को। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, माउथ की बात करेंगे। पहला पार्ट हो जाएगा माउथ। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ जो होता है, माउथ एंड बक्कल कैविटी, हम यहाँ पे दोनों की बात कर लेते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी दोनों एक साथ में कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ एंड बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि पहला पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, माउथ और बक्कल कैविटी से होती है। कह रहा है कि ओपन्स इनटू द लार्ज बक्कल कैविटी। और माउथ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे ओपन होता है, ओपन्स इनटू द लार्ज बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी में क्या होता है, ओपन होता है। और इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम माउथ के फंक्शन की बात करें तो माउथ का जो फंक्शन होता है भाई, इनका काम होता है फूड को रिसीव करना। ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये क्या करते हैं, रिसीव, सॉरी इसको हम क्या करते, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। मैं रेसेसिव लिखने लगा, क्लास 12 की टॉपिक है वो। ये क्या है, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं किसको, फूड को। ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फूड को, ठीक है। और रिसीव करते हैं फूड को और उसके बाद वहाँ पे क्या करने लगते हैं, फूड को रिसीव करने के बाद वो मैकेनिकल डाइजेशन शुरू कर देते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या है कि वहाँ पे एक चबाने का काम जो है वो माउथ करता है, वो यानी कि फूड को रिसीव करता है और मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब चबाने से है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हम दांतों से क्या करते हैं, फूड की पिसाई एक तरीके से करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो माउथ जो होता है, माउथ के अंदर अभी भी कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें से हम पहला पार्ट समझ सकते हैं, जो कि पहला पार्ट क्या होता है, चिक्स एंड लिप्स। इसके अंदर अलग अलग कुछ पार्ट होते हैं, उसको हम देख लेंगे। चिक्स एंड लिप्स होता है एक पार्ट, चिक्स एंड लिप्स। उसके बाद आता है इसी के अंदर क्या चीज, टंग। इसी के अंदर क्या आता है, टंग आता है। और इसी तरीके से इसी के अंदर तुम्हारे पैलेट आते हैं, क्या आते हैं, पैलेट। और इसी तरीके से इसी के अंदर और क्या आते हैं, तुम्हारे टीथ। क्या आते हैं, टीथ, ठीक है। इस तरीके से जो है क्या नाम है कि माउथ के अंदर 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, चिक एंड लिप्स होता है। दूसरा क्या होता है, टंग, पैलेट और टीथ। अगर हम चिक और लिप्स की बात करें तो ये क्या करता है कि ये ओपनिंग बनाता है और साथ साथ में जो है वॉल बनाता है किसकी, ओरल कैविटी को। यानी कि
अगर हम लिप्स को देखें, ये लिप्स को देखें तो ये क्या करता है, फॉर्म द ओपनिंग। अगर हम लिप्स को देखें तो ये एक ओपनिंग बनाता है, एक क्या कह लो, हाँ एक ओपनिंग बनाता है। और साथ साथ में अगर चिक को देख लो तो ये एक वॉल बनाता है किसकी, ओरल कैविटी की। फॉर्म द ओपनिंग एंड वॉल ऑफ ओरल कैविटी, वॉल ऑफ ओरल कैविटी। क्लियर। उसके बाद अगर हम टंग की बात करें तो ये मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। ये क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है एंड कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है। और साथ साथ में ये क्या करते हैं, कंटेन टेस्ट बर्ड्स, यानी कि टंग के पास टेस्ट बर्ड भी होता है, कंटेन टेस्ट बर्ड का काम होता है कि कोई भी चीज़ अगर तुम खाते हो तो उससे ये पता चल जाता है कि उसका टेस्ट कैसा है। और साथ साथ में ये क्या करते हैं, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड, हेल्प इन मिक्सिंग द फूड। और फूड को ये क्या करते हैं, मिक्स करने में हेल्प करते हैं। नाउ इसी तरीके से पैलेट आता है। पैलेट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। ये क्या करते हैं, फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ, फॉर्म द रूफ ऑफ माउथ। ठीक है। अब माउथ में ये ऊपर जो है, जैसे कि ये जबड़ा होता है, जॉ होता है, ऊपर की तरफ अंदर माउथ ओपन करें तो ऊपर की तरफ जो होता है ये पैलेट होता है। और पैलेट भी अगर आगे की तरफ देखोगे तो ये क्या होता है कि हार्ड पैलेट होता है, और अंदर की तरफ जो होता है ये सॉफ्ट पैलेट होता है। यानी कि पैलेट भी एक जो होते हैं, आगे की तरफ जो पैलेट होते हैं, ठीक है, ये हार्ड होते हैं, और पीछे की तरफ जो पैलेट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। टीथ की अगर हम बात करें तो टीथ जो है, देखो ये तुम्हारे एक कह लो कि जा होते हैं, जो दो तरह के जा, दो जा होते हैं। एक होते हैं तुम्हारे अपर जा, जबड़े जो होते हैं, एक होते हैं अपर जा, और एक होते हैं तुम्हारे लोअर जा। एक होते हैं तुम्हारे क्या, अपर जा, और एक होते हैं लोअर जा। ठीक है। और इसके अंदर बोथ यानी कि दोनों के पास, इनके पास क्या होते हैं, टीथ होते हैं। तो बोथ कंटेन टीथ, दोनों के पास, इनके पास, दोनों के पास क्या होते हैं, दांत होते हैं। तो बोथ कंटेन टीथ। और दोनों दांत जो हैं, ऊपर हो या नीचे हो, अपर जा में हो या लोअर जा में हो, ये दोनों क्या करते हैं, चीव करने का काम करते हैं एंड कट करने का काम करते हैं। च्यू एंड कट करने का काम करते हैं, दबाने का, काटने का काम करते हैं और चबाने का काम करते हैं। और साथ साथ में फूड को मैस्टिकेट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मैस्टिकेट करने का काम करते हैं। और एक तरीके से अगर हम कह लें कि कहाँ पे हमने मैकेनिकल देखा था कि मैकेनिकल चबाने का काम जो है, हाँ माउथ में जो है ये मैकेनिकल डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो कह लो कि जो मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है वो इसी की वजह से होता है, टीथ की वजह से होता है, क्योंकि चबाने का काम एज अ मैकेनिकल होता है, डाइजेशन होता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ, इसीलिए कहा जाता है कि माउथ से शुरुआत हो जाती है मैकेनिकल डाइजेशन की। क्लियर। नाउ अगर माउथ की बात हो गई है तो इसी माउथ की बात करते करते हम कहते हैं कि एक सलाइवरी ग्लैंड, एक ग्लैंड ऐसा है जो माउथ के अंदर पाया जाता है, या कह लो कि इस क्या नाम है कि बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है। तो उसकी हम बात यहाँ पे करते हुए चलेंगे, किसकी, सलाइवरी ग्लैंड की हम बात करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो अब हमारा इसी पार्ट के अंदर एक ग्लैंड आता है, सलाइवरी ग्लैंड। तो हम बात करेंगे किसकी, सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे। तो अगली टॉपिक है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। ये बिल्कुल भी मैं नोट्स के फॉर्म में इस टॉपिक को दे रहा हूँ, और एकदम बिल्कुल सीरियल वाइज दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी कोई फिजियोलॉजी नहीं है, बस एक डाइजेशन की थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी है, उसको हम थोड़ा समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हमारे क्या नाम है कि ग्लैंड और उसके एक सिक्रीशन के बारे में समझना है, और वो किस चीज़ को ब्रेक करता है और क्या चीज़ डाइजेस्ट होना है। तो ये थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट में ही देखेंगे। तो आगे आता है हमारा कि माउथ के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और सीखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है।
तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड जो है ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है तुम्हारा सलाइवा। क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवा के अंदर होता है तुम्हारा वाटर। क्या होता है, वाटर। सलाइवा के अंदर होता है क्या चीज, साल्ट। सलाइवा के अंदर क्या होता है, वाटर। सलाइवा के अंदर क्या होता है, साल्ट। इसी सलाइवा के अंदर और क्या होता है, म्यूकस। और इसी सलाइवा के अंदर और क्या होता है, इंजाइम। क्या होता है, इंजाइम। तो इसमें हमें इंजाइम जो है दो तरीके की देखने को मिलती है। एक इंजाइम जो होता है वो सलाइवरी अमाइलेज होता है, और एक इंजाइम जो होता है सलाइवरी अमाइलेज होता है, और एक इंजाइम जो होता है वो हमारा लाइसोजाइम होता है। तो एक इंजाइम जो होता है वो हमारा क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, और एक इंजाइम जो होता है हमारा क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। तो इस तरीके से हमें दो क्या नाम है कि इंजाइम देखने को इसमें मिलते हैं। और इसी तरीके से क्या नाम है कि सलाइवरी अमाइलेज का एक और नाम होता है पिटाइलिन। पीटी, एक मिनट, पीटी वाई एल ए आई एन, पी टी वाई ए एल आई एन, सॉरी, पी टी वाई ए एल आई एन। अब सही है, पिटालिन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये क्या सीक्रेट करता है, सलाइवा सीक्रेट करता है। और सलाइवा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, साल्ट होता है, म्यूकस होता है, इंजाइम होता है। इंजाइम दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक सलाइवरी अमाइलेज और एक क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक है, और इसी तरीके से सलाइवरी अमाइलेज को हम पिटालिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बात करें कि इसका जो सलाइवा का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है भाई, एसिडिक होता है। ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो अब हम जरा इसका फंक्शन समझेंगे। ठीक है, इसका हम जरा फंक्शन समझेंगे। फंक्शन क्या होता है, कह रहा है कि ये क्या करता है, फूड को मॉइस्ट कराता है। क्या कराता है, मॉइस्टेंस ऑफ फूड्स पार्टिकल्स एंड हेल्प इन स्वॉलिंग। क्या कराता है, moistens food and help in swallowing। ठीक है, यानी कि ये फूड को हल्का सा भीगा भीगा थोड़ा बना देता है और उसके बाद उसको निगलने में हेल्प कर देता है। ठीक है, बात आती है फिर उसके बाद तो लाइसोजाइम की बात आती है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, इसके अंदर लाइसोजाइम का क्या काम होता है, तो लाइसोजाइम जो होता है, लाइसोजाइम ये क्या करता है, ये किल कर देता है, किल द बैक्टीरिया, यानी कि जो तुम्हारे बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज का स्पेशली काम क्या होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज जो होते हैं इनका क्या फंक्शन है, इनका क्या काम है। ठीक है, ये क्या करते हैं, बिगिंस द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं, बिगिंस the chemical digestion of carbohydrate, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, यानी कि जो तुम्हारे स्टार्च होंगे, क्या तुम्हारे जो स्टार्च होंगे इसको ये तोड़ देगा किसमें, माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करेगा। ये बात हो गई हमारी किसकी, माउथ की। तो अगर हमने इसमें क्या देख लिया कि माउथ देख लिया, माउथ के पार्ट देख लिए, इसके अंदर कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमने क्या देखा कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो है सलाइवरी ग्लैंड से हमें जो है वो सलाइवा देखने को मिलता है कि सलाइवा सिक्रीट होता है। और सलाइवा के अंदर जो होता है वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, क्या क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा कि सलाइवा के अंदर वाटर होते हैं, साल्ट होते हैं, म्यूकस होते हैं, इंजाइम होते हैं। इंजाइम हमें दो तरह के देखने को मिले, सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज को पिटालिन का नाम भी देते हैं। फंक्शन जो होता है इसका, ये फूड को मॉइस्चर बना देता है या हल्का हल्का भीगा बना देता है और इसको निगलने में हेल्प करता है, हेल्प इन सॉलिंग
लाइसोजाइम की अगर बात करें तो किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करता है। सलाइवरी अमाइलेज की अगर बात करें तो ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करना शुरू कर देता है। यानी कि माउथ के अंदर तीथी जो था वो क्या था कि चबाने का जो काम करता था उसको हमने मैकेनिकल डाइजेशन बोला, और जब केमिकल का यूज हो गया तो यहाँ पे हमने केमिकल डाइजेशन बोला। ठीक है, जैसे कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद देखो माउथ के बाद जो पार्ट आता है अगला हमारा वो फेरिंग्स आता है। तो इसके बाद हम फेरिंग्स के बारे में सीखेंगे कि फेरिंग्स क्या होता है। तो इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद माउथ के बाद जो अगला पार्ट आता है वो क्या होता है, फेरिंग्स। देखो जो फेरिंग्स की बात अगर हम करते हैं तो जो हमारा माउथ था, ठीक है, ये एक ओपनिंग थी। ओपनिंग के बाद हमारा क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है, और बक्कल कैविटी के बाद यहाँ पे हमारा फेरिंग्स देखने को मिलता है। दिस इज अ फेरिंग्स। और ये क्या था, हमारा माउथ था, और ये क्या था, हमारा बक्कल कैविटी था। ठीक है, फेरिंग। फेरिंग्स के बाद हमारा एसोफेगस शुरू होता है, और एसोफेगस से ही हमारा स्टमक देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर यही फेरिंग्स है तो मानो कि इतना ये तुम्हारा इतना तुम्हारा क्या है, ये फेरिंग्स है। तो अगर इतना फेरिंग्स है तो बताना फेरिंग्स बक्कल कैविटी या माउथ को कनेक्ट कराने का काम करता है किससे, एसोफेगस से। ठीक है, इतनी बात हमें देखनी है कि फेरिंग्स जो है वो क्या कराने का काम करता है तुम्हारा, एसोफेगस से और माउथ से क्या कराने का काम करता है, कनेक्ट कराने का काम करता है। तो इसी को हम थोड़ा सा रिटन फॉर्म में देखेंगे कि फेरिंग्स जो है वो क्या कराता है कि सबसे पहले तो ये आफ्टर द माउथ होता है, यानी कि माउथ के बाद इसको देखने को मिलता है। उसके बाद फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स जो है ये कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट विद द एसोफेगस। एसोफेगस यानी कि ये एसोफेगस से कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद बस फेरिंग्स में कुछ ज्यादा में नहीं सीखना है, इसका ज्यादातर पार्ट, मेजर पार्ट हमें क्लास 11th में देखना होता है। एसोफेगस की अब हम बात करते हैं। तो एसोफेगस जो है, एसोफेगस, ठीक, जो पाइप जो होती है जिससे हमारा फूड जो है, पार्टिकल जो है वो स्टमक में जाता है, दैट इज एसोफेगस। अगर हम इसकी बात करें तो कहता है कि फेरिंग्स के बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो आता है, नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो एसोफेगस होता है। नेक्स्ट पार्ट इज एसोफेगस, एसोफेगस। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा एसोफेगस है। ये बिल्कुल भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और क्या है, लगभग इसकी लंबाई जो होती है अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितनी, 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। कहां से कहां तक, फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। मतलब है कि जहां पे हमने फेरिंग्स देखा था, ठीक है, और फेरिंग्स के बाद हमारा क्या शुरू हो गया, ये एसोफेगस शुरू हो गया। इसके बाद हमारा स्टमक शुरू हो जाता है। तो ये क्या था, ये फेरिंग्स था। फेरिंग्स से पहले हमारा क्या था, ये माउथ था। ठीक है, यानी कि फेरिंग्स के बाद जो ये हमारा एसोफेगस है और ये स्टमक है, तो कह रहा है कि जो फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक, फेरिंग्स से लेकर के स्टमक तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है भाई, ये है तुम्हारी कितनी, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये हो गया एसोफेगस के बारे में। और एसोफेगस की एक और बात अगर हम याद दिलाएं तो एसोफेगस क्या कहता है कि ये फूड को पास कराता है कहां से कहां तक, तुम्हारा ये माउथ के अंदर सबसे पहले जो इंजेक्शन करते हो, फूड को लेते हो, तो वो फूड तुम्हारा वहां से क्या नाम है कि एसोफेगस के अंदर आता है, और एसोफेगस से कहा जाता है, तुम्हारे स्टमक के अंदर जाता है। तो फूड जो है, फूड पासेस थ्रू एसोफेगस, थ्रू एसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस मोमेंट। पेरिस्टालसिस मोमेंट जो होता है एक रिदमिक कंट्रैक्शन होता है,
रिदमिक कंट्रैक्शन होता है किसका, एसोफेगस का। जरा सा इसको अगर हम ध्यान से समझें, समझना कि अब जो तुम्हारा यहाँ पे माउथ था, माउथ से क्या आया, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से थोड़ा सा क्या आया, फायरिंग्स आया, फायरिंग से तुम्हारा ये एसोफेगस की शुरुआत हो गई। अब इसके अंदर जब फूड आता है, फूड जब आता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे फूड होता है ये पार्ट तो चौड़ा हो जाता है, लेकिन आगे का जो पार्ट होता है इसका ये थोड़ा सा ये नैरोवर होता है। और जैसे जैसे आगे फूड पास करता जाता है, मान लो कि फूड अब यहाँ पे आ गया, ये फूड पार्टिकल या बोलस अब यहाँ पे आ गया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये चौड़ाई बढ़ जाएगी और क्या होगा कि यहाँ पे ये नैरोवर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पाइप के अंदर फूड जाता जाएगा, ठीक है, वहां पे चौड़ा होता जाएगा और धक्का देता जाएगा और इस तरीके से ये एसोफेगस के अंदर जाता जाएगा। यहां से गया, जहां पे फूड पार्टिकल होगा वहां पे चौड़ा होगा, नीचे पतला होगा, नैरोवर होगा, फिर अगर फूड पार्टिकल नीचे गया तो वहां पे चौड़ा हो जाएगा, ऊपर की तरफ नैरोवर हो जाएगा। ऐसे मूवमेंट के, एसोफेगस के मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है, जितनी बार स्वॉलिंग करोगे, जितनी बार बोलस को अंदर लोगे, खाने के टुकड़े को अंदर लोगे, उतनी बार वो कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बार बार होने वाला कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, थोड़े थोड़े समय पर, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिदमिक कंट्रैक्शन। एसोफेगस के बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है हमारा स्टमक। अब स्टमक के बारे में हम समझेंगे थोड़ा बहुत कि आखिर स्टमक क्या होता है और स्टमक के अंदर कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टमक भी थोड़ा सा हल्का सा डिटेल होने वाला है। स्टमक की हम बात करेंगे। स्टमक, जब हम स्टमक की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो एसोफेगस आया था, एसोफेगस आया था वो कहां पे ओपन हुआ था, ओपन इनटू द स्टमक। ये तुम्हारा स्टमक में ही ओपन हुआ था आकर के। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टमक का शेप जो होता है वो जे शेप्ड होता है। कहां पे होता है स्टमक, डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है। स्टमक का जो शेप होता है, स्टमक इज जे शेप्ड, stomach is J shaped below the diaphragm। कैसे ये डायाफ्राम के नीचे होता है समझना। अगर मान लो ये ह्यूमन बींग का एक पूरा चेस्ट वाला और एब्डोमेन वाला पार्ट है, मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे क्या होता है, ये चेस्ट वाले पार्ट से यहाँ पे डायाफ्राम खत्म होता है, ऊपर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे लंग्स है, अवेलेबल लंग्स है। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा यहीं से एसोफेगस वाला पार्ट भी आ रहा होगा, ठीक है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे से एसोफेगस आ रहा होगा, तो जो एसोफेगस है, एसोफेगस के खत्म होते ही स्टमक की शुरुआत हो जाती है और ये डायाफ्राम के जस्ट नीचे होता है। और ये कैसा हो रहा है, जे शेप्ड हो रहा है, तो इसीलिए कहता है कि स्टमक इज जे शेप्ड बिलो द डायाफ्राम। और स्टमक जो है ये क्या करता है तुम्हारा, रिसीव करता है फूड को, इट रिसीव्स द फूड, इट रिसीव द फूड और क्या करता है, एंड मिक्सेस और क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। ठीक है, विद डाइजेस्टिव जूस, किसके साथ, विद डाइजेस्टिव जूस, यानी कि डाइजेस्टिव जूस के साथ क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। मतलब जैसे ही स्टमक के अंदर ये फूड आता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है और इसी डाइजेस्टिव जूस के साथ ये क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्लियर। एंड इसके बाद ये क्या कर देता है, प्रोपेल्स, मिलाने के बाद क्या कर देता है, एंड प्रोपेल्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह लो कि मिलाने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में धक्का मार देता है या वहां पे क्या कर देता है, भेज देता है। ठीक है, और क्या है कि स्टमक के पास क्या होता है, एक स्पिंक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलते हैं। स्टमक के पास कंटेन पाइलोरिक स्पिंक्टर।
ठीक है। इसके पास एक स्पिंटर होता है जो कि पाइलोरिक स्पिंटर होता है। पाइलोरिक स्पिंटर का काम क्या होता है समझना, जैसे कि मान लो कहीं पे भी, यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से ये, या इस तरीके से समझो, कहीं पे मान लो ओपनिंग है, अगर इस ओपनिंग में इस तरीके से कुछ रिंग बना करके इस ओपनिंग को बंद किया हुआ है, मानो कि मैंने ऊपर से ये धक्का मारा और ये ओपनिंग ओपन हो गई और ये नीचे की तरफ आ गया और नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है, और ये ओपनिंग फिर से बंद हो गई, मतलब ये जिस चीज को भेजना था इसने भेज दिया और फिर से ये ओपनिंग बंद हो गई। तो ऐसे क्लोज चीज को, ऐसे बंद चीज को जहां पे क्या नाम है कि सिलेक्टिवली चीज को भेजना है और फिर उसके बाद वहां पे बंद बंद हो जाना है, तो इसको हम कहते हैं स्पिंक्टर। तो यहाँ पे स्पिंक्टर का काम यही होता है कि स्पिंक्टर क्या करता है कि वो सिलेक्टिवली चीज को वहां पे भेजता है, भेजने का काम करता है, और ताकि वहां से फिर वो चीजें वापस ना आ सके। और ऐसे स्पिंक्टर का नाम जो स्टमक रखता है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि स्टमक के अंदर जो है एक स्पेशल सेल होता है, और इसी सेल का नाम क्या कर देते हैं हम लोग, रख देते हैं, मान लो कि ये मैंने क्या बना दिया, स्टमक बना दिया। ठीक है। अब साइड बाय साइड इनर वॉल जो होता है, इस इनर वॉल के पास इस तरीके से कुछ सिक्रेटिव सेल होते हैं। ठीक है। और इसी सिक्रेटिव सेल यानी कि जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करेंगे, सिक्रेटिव सेल का नाम हो जाता है क्या, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका नाम क्या हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब बात करें अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड को, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड को। एक क्या, म्यूकस सेल, दूसरा क्या, पैराइटल सेल, और तीसरा क्या हो जाता है तुम्हारा, चीफ सेल। तो अब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड को पढ़ेंगे डिटेल से। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग क्या कर देते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहला हो जाएगा तुम्हारा इसमें म्यूकस सेल, म्यूकस सेल, दूसरा क्या हो जाएगा पैराइटल सेल, और तीसरा क्या हो जाएगा चीफ सेल। पैराइटल सेल और तीसरा क्या हो जाएगा, चीफ सेल। तो इसको हम आगे की तरफ अभी पढ़ाएंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल और चीफ सेल। तो अब इसी को मैं थोड़ा सा डिटेल लेकर के चलूंगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, क्लियर, समझना। बात करते हैं अब किसकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड की। गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो मैंने क्या बोला कि गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या होता है। पहला जो होता है इसके अंदर, इसका नाम बोलता है म्यूकस सेल। ठीक। अब दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा पैराइटल सेल। पैराइटल सेल, और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है चीफ सेल। ध्यान से समझेंगे इसको कि पैराइटल सेल, चीफ सेल और म्यूकस सेल। ठीक है। म्यूकस सेल जो होता है ये क्या सिक्रीट करता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है। पैराइटल सेल जो होता है ये क्या सिक्रीट करता है, ये HCl सिक्रीट करता है। और चीफ सेल जो है ये क्या सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट करता है आपका पेप्सिन, पेप्सिन सिक्रीट करता है। ठीक। बताओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन पार्ट, म्यूकस सेल, पैराइटल सेल, चीफ सेल। ठीक है। म्यूकस सेल क्या सिक्रेट करता है, म्यूकस। पैराइटल सेल क्या करता है, HCl। और चीफ सेल क्या सिक्रेट करता है तुम्हारा, पेप्सिन। म्यूकस का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम HCl। एक्चुअली मान लो कि ये तुम्हारा स्टमक है, अब इसके अंदर का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, अब ये HCl से खराब हो सकता है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसके ऊपर म्यूकस होता है, और म्यूकस जो होता है ये क्या करता है कि इस स्टमक के इनर वॉल को खराब होने से बचाता है, किससे, HCl से, क्योंकि HCl एक हमारा एसिड है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एसिड ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस, क्या कह रहा है कि ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस,
that is a acidic, gastric juice like सॉरी गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, किल्स द बैक्टीरिया। क्या बोला इसने, ड्यू टू गैस्ट्रिक जूस, ड्यू टू इट कर लो, ड्यू टू इट गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, यानी कि पैराइटल सेल क्या करता है, अगर HCl सिक्रीट करता है तो HCl की वजह से जो है गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या हो जाता है, वो आपका एसिडिक हो जाता है। ठीक है, और अगर एसिडिक हो जाता है तो जब इसका नेचर गैस्ट्रिक जूस का एसिडिक हो जाता है तो ये क्या करने लगता है, किल करने लगता है बैक्टीरिया को। ठीक है, उसके बाद पेप्सिन की बात करें तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को। तो पेप्सिन जो है ये डाइजेस्ट करने का काम करता है किसको, प्रोटीन को। तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और साथ साथ में इनएक्टिव पेप्सिनोजीन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है जब HCl के कांटेक्ट में आता है। मान लो ये पेप्सिन में कब कन्वर्ट होगा, सबसे पहले ये पेप्सिनोजीन के फॉर्म में होगा, लेकिन जब HCl के कांटेक्ट में पेप्सिनोजीन आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेप्सिन में, और फिर पेप्सिन क्या करने लगेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करने लगेगा। चीफ सेल जो है ये और भी एक चीज सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है क्या, रेनिन। क्या होता है, रेनिन। और रेनिन जो होता है ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, ये मिल्क को, मिल्क के अंदर कुछ प्रोटीन होती हैं उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है कौन, रेनिन। तो रेनिन स्पेशली मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्लियर, अगर इतनी बातें समझ में आई तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे, जो कि स्टमक के बाद अगला पार्ट आता है हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है और उससे हमारा क्या काम है, ठीक, समझना। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये भी तुम्हारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसको मैंने पूरा क्या किया है कि आपका पूरा मैंने इसको जो भी एक थ्योरेटिकल के फॉर्म में था, क्योंकि इसमें मैंने बार बार बोला कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, बस अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट में हमें क्या क्या है थोड़ा थोड़ा समझना है, उसमें कौन से ग्लैंड होते हैं, कौन सा सिक्रीशन है, बस इतना ही। तो इसी को मैं थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में करवा दे रहा हूँ, आप इसको नोट्स बना लें और इसको बार बार रिवाइज करते रहें तो ये चीज़ें याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा रेस्पिरेशन वो थोड़ा समझने वाला है, एक्सक्रीशन वो हमारा समझने वाला है, सर्कुलेशन वो हमारा समझने वाला है, तो उसमें हम लिखेंगे कम समझेंगे ज़्यादा। क्लियर, आइए सबसे पहले हम बात करें कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। क्या होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। कितना लंबा होता है, लगभग 7 मीटर लंबा होता है, 7 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इट लाइज क्वाइल्ड एंड फोल्डेड फॉर्म। तो ये क्या होता है कि क्वाइल्ड फॉर्म में होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्वाइल्ड फॉर्म में होता है या फोल्डेड फॉर्म में होता है, कहां पे, इन द एब्डोमेन, क्वाइल्ड फॉर्म इन द एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन में ये क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। और अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन को और भी आगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल इनटू 3 पार्ट। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ने के लिए, या फिर कह लो कि इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला जो होता है वो होता है डिओडेनम। देखना, स्टमक के बाद जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट शुरू होता है, ये होता है डिओडेनम, उसके बाद हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी शुरू होती है। तो देखोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत ही क्वाइल्ड फॉर्म में है। ये वाला जो पार्ट हो गया तुम्हारा क्या हो गया, डिओडेनम हो गया। डिओडेनम के बाद आता है तुम्हारा क्या, जेजेनम।
जेजेनम के बाद आता है तुम्हारा इसी में एक पार्ट और इलियम। तीन पार्ट, तीन पार्ट में हम इसको समझेंगे। तो कह रहा है कि इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की तरफ वॉल होती है वो क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसके पास होता है। ठीक है, यानी कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्लियर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, कॉल्ड, ठीक है, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल विलाई, इसको हम इंटेस्टाइनल विलाई बोलते हैं। और जो इंटेस्टाइनल विलाई है, कह रहा है कि ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है तुम्हारे सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और अगर सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा फूड का एब्जॉर्प्शन भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होने लगेगा। इसीलिए हम जो चीज़ें खाते हैं तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ का एब्जॉर्प्शन, उस चीज़ जो भी न्यूट्रिएंट अगर हम खाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका एब्जॉर्प्शन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है। मानो कि ये कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर क्या है कि कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन होगा, और इस तरीके से प्रोजेक्शन होने का मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो बताओ एब्जॉर्प्शन हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ फंक्शन की, तो उसको हम देखते हैं, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आइए अब बात करते हैं किसकी, फंक्शन की, फंक्शन की। फंक्शन की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कंप्लीट करता है डाइजेशन को, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट्स डाइजेशन, ये डाइजेशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, of the nutrients and absorb the product, and absorb the products of digestion and transport the remaining residue to large intestine, टू लार्ज इंटेस्टाइन। एक और बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, नोट करके हम लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन in grass eating herbivorous is longer than carnivorous। क्या बात कह रहा है, समझना। कह रहा है कि जो फंक्शन है, जो काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी कि जो भी तुम न्यूट्रिएंट खाते हो उसका जो डाइजेशन कंप्लीट होता है वो कहाँ पे होता है, उसका डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है जाकर के कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और क्या कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है उस प्रोडक्ट का जो कि तुमने डाइजेस्ट किया है, और ट्रांसपोर्ट कर देता है
मतलब अगर तुम्हारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी फूड पार्टिकल होता है उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। और क्या कह रहा है कि यही जो फूड है जो उसके अंदर अच्छी चीजें निकलती हैं इसी के अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। ठीक है। और साथ साथ में जो चीजें बेकार है, अनडाइजेस्टेड है, वेस्ट मटेरियल है, उसको क्या कर देता है, उसको तुम्हारे इस वाले लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। रही बात कि ये नोट करके मैंने क्या इंपॉर्टेंट लिखवाया, तो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ऐसे तो ह्यूमन बीइंग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 7 मीटर होती है। लेकिन जो एनिमल केवल घास वगैरह खाते हैं तो उनके एनिमल, वो एनिमल के जो हार्बीवोरस होते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं या फिर कह लो कि सेलुलोज वाली चीज़ें खाते हैं, सेलुलोज वाली चीज़ें जो खाते हैं, सेलुलोज का मतलब कि जैसे कि प्लांट जो है वो उसके अंदर सेलवॉल जो होता है वो सेलुलोज का होता है, ग्रास का जो होता है सेलवॉल जो होता है सेलुलोज होता है। तो जो हार्बीवोरस होते हैं जो सेलुलोज वाली चीज़ें खाते हैं, क्योंकि सेलुलोज जो मटेरियल होता है ये काफ़ी हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से इनकी जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो क्या नाम है कि लंबाई होती है वो क्या होती है, वो 7 मीटर से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। यानी कि वो कार्निवोरस से भी लंबे उनके स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। कार्निवोरस के जो होते हैं उनसे छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि हम कार्निवोरस फ्लेश वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो फ्लेश और मीट का डाइजेशन जो होता है वो सेलुलोज से पहले हो जाता है। क्लियर। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो आइए बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद की बात आती है किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। समझेंगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या होता है। अब समझना, लार्ज इंटेस्टाइन, कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये आपका 1.5 से लेकर के 1.8 मीटर लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना, 7 मीटर, ये कितना, 1.5 मीटर, बहुत ज़्यादा छोटा है, उससे लॉन्ग होता है। ठीक है। 1.5 या 1.8 मीटर क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। ठीक है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, आपका एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। कह रहा है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और जब एब्जॉर्ब कर लेता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या करता है, इट फॉर्म इट फॉर्म्स एंड स्टोर फेसेस। ठीक है। उसके बाद यानी कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या बना देता है, फीकल मैटर बना देता है, जिसको हम फेसेस भी कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ये स्टोर करता है। ठीक है। और इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं। इसको हम 3 पार्ट में समझ सकते हैं। पहला पार्ट जो होता है इसको हम सीकम कहते हैं, और इसके अंदर जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कोलान कहते हैं, और जो तीसरा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। इस तरीके से हम इसको 3 पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हम समझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं देखना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो फूड का पाथवे, जो रास्ता था किसका, फूड का, वो कौन कौन सा रास्ता है फूड पार्टिकल का। ठीक है। तो फूड पार्टिकल का पाथवे देखेंगे, पाथवे ऑफ द फूड, यानी कि सबसे पहले हमने किसको देखा था, कौन से पार्ट को देखा था, सबसे पहले हमने माउथ को देखा था, पाथवे ऑफ फूड। ठीक है। यानी कि जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाता है और कहाँ से वो वेस्ट मटेरियल निकलता है और जो अच्छी चीज़ें वो कहाँ चली जाती हैं, तो इसी को हम कहते हैं पाथवे ऑफ द फूड। इसके हम रास्ते को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम चीज़ें लेते हैं, इंजेक्शन जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, ओरल कैविटी से करते हैं, दैट इज अ ओरल कैविटी। ठीक है। ओरल कैविटी से
फिर उसके बाद हमारी चीज़ें जो है फूड पार्टिकल जो है वो कहाँ जाती हैं, फेरिंग्स के अंदर जाती हैं। फेरिंग्स के बाद अगर हम देखते हैं तो फिर कहाँ जाता है, ये एसोफेगस में जाता है। कहाँ पे जाता है, एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस से फिर कहाँ पे जाता है आपका, ये फूड स्टमक में जाता है, और स्टमक से फिर कहाँ जाता है, डिओडेनम में जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। कहाँ पे जाता है, डिओडेनम में जाता है। और डिओडेनम के बाद हमें पता है कि ये कहाँ जाएगा, जेजेनम में जाएगा, जेजेनम में जाएगा। और जेजेनम के बाद ये कहाँ जाएगा, इलियम में जाएगा। क्लियर। इलियम के बाद कहाँ जाएगा, ये इलियम के बाद ये जाएगा क्या नाम है कि सीकम में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और सीकम के बाद ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका कोलान में। और कोलान के बाद कहाँ जाएगा, ये रेक्टम में जाएगा। और रेक्टम के बाद ये कहाँ जाएगा, ये एनस में जाएगा। क्लियर। तो ये पाथवे ऑफ द फूड होता है, फूड पार्टिकल का ये पाथवे होता है। ओरल कैविटी में हमने क्या देखा कि ओरल कैविटी में फूड जो होता है ये मिक्स होता है किससे, सलाइवा से। फेरिंग्स को हमने क्या देखा कि ये तुम्हारा जो है ओरल कैविटी और एसोफेगस को कनेक्ट करने का काम करता है। और एसोफेगस में हमने क्या देखा कि पासेस फूड टू स्टमक बाय द पेरिस्टालसिस मोमेंट, यानी कि इसमें पेरिस्टालसिस मोमेंट होता है। स्टमक की अगर हम बात देखते हैं तो ये फूड को होल्ड करता है कुछ समय के लिए, और क्या करता है, प्रोटीन एंड डाइजेशन की शुरुआत, यहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत स्टमक से हो जाती है। ड्यूडेनम की बात करें तो ये जहाँ पे है, तो यहाँ पे बाइल के साथ ये मिक्सर होता है। तो बाइल क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे जब हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद जेजेनम, जेजेनम के बाद इलियम, इलियम के बाद कोलान, कोलान के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो प्रोसेस है फूड पार्टिकल का, जो कि डाइजेशन है, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है किसकी, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जैसा कि मैंने बताया था कि होलोजोइक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने डाइजेशन जो है वो 5 स्टेप में कंप्लीट करते हैं, जिसमें से पहला क्या आ जाता है, इंजेशन, दूसरा क्या आ जाता है, डाइजेशन, तीसरा आ जाता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये 5 स्टेप था। देखो, इजेशन का मतलब होता है कि फूड पार्टिकल को माउथ में लेना, ठीक है, टेक इन करना। डाइजेशन जो है ये हमारा क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का एक ब्रॉड प्रोसेस है, थोड़ा सा इसी को हमें समझना है। एब्जॉर्प्शन क्या है कि उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना जो चीज़ें टूटी हुई है स्मॉलर वन में। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब हो गया कि उस चीज़ का यूज़ हो जाना, और उसके बाद इजेशन जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल है उसका बाहर आ जाना। ये 5 स्टेप था, समझना। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ने मैंने क्या बोला था कि जो सबसे पहले हम डाइजेशन का मतलब समझते हैं कि अगर अब तक हमने देखा कि माउथ के अंदर अगर फूड पार्टिकल को लिया था तो हमने क्या किया, च्यू किया दांतों से किया। और दांतों से च्यू करना एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है या फिजिकल प्रोसेस हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि जैसे ही हम माउथ में लेकर के चबाते हैं तो उसके बाद वो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आकर के मिक्स होता है और उसको क्या कर देता है, बोलस के फॉर्म में बना देता है। तो यहाँ से केमिकल प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। तो कह लो कि एक सीरीज हो गई किसकी, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की। तो कह रहा है कि सीरीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, ये एक सीरीज है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का। कैसा कि जब हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड या रोटी या चावल, ये कॉम्प्लेक्स फूड हो गया। तो जब हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सिंपलर, यानी कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म लिया था वो ग्लूकोज में, ग्लूकोज जो है आगे कन्वर्ट हो गया माल्टोज वगैरह में, इस तरीके से। उसके बाद डाइजेशन जो है ये कंप्लीट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अगर देखा जाए तो जो डाइजेशन है वो 3 मेजर प्लेस पे लेता है, 3 मेजर जगह पे लेता है। देखना, सबसे पहला जो है वो लेता है बक्कल कैविटी में, जो कि सलाइवा के साथ ही शुरू हो जाता है। दूसरा लेता है स्टमक में, ये भी हमने थोड़ा बहुत बात कर रखा है। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा प्रोसेस होता है कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इन तीनों की बात करेंगे तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। बक्कल कैविटी की अगर हम बात करें तो हमने सीखा कि बक्कल कैविटी जो है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, और सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना। सलाइवा के अंदर पाया जाता है क्या चीज़, म्यूकस और सलाइवरी अमाइलेज,
म्यूकस क्या करता है कि फूड पार्टिकल को मॉइस्चर कर देता है, यानी कि मॉइस्चरस कर देता है, जिसकी वजह से वो बोलस का फॉर्म कन्वर्ट कर लेता है। सलाइवरी अमाइलेज जो है ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या कर देता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू द माल्टोज, यानी कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटता है स्टार्च में, और स्टार्च जो है ये माल्टोज में अंदर कन्वर्ट होता है, यानी कि सिंपलर फॉर्म होते जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके अंदर कई सारी चीजें मिली होती हैं। देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है और गैस्ट्रिक जूस बन जाता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं। एक होता है तुम्हारा गैस्ट्रिक एंजाइम, और दूसरा होता है म्यूकस, और तीसरा होता है क्या, HCl। बात करते हैं HCl इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो HCl क्या है, HCl जो है ये पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिव ऑफ पेप्सिन। देखो हमारे अंदर पेप्सिन नाम का एक क्या है कि एंजाइम है, और ये भी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, लेकिन ये क्या करता है कि प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिव ऑफ पेप्सिन। तो जैसे HCl क्या होता है, एसिडिक मीडियम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एसिडिक नेचर होते हुए ये क्या कर देता है कि पेप्सिन को एक्टिव बना देता है, यानी कि पेप्सिन जो है वो एक्टिव होता है ड्यू टू द एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम कहाँ से आया, HCl से आया। अब रही बात कि ये किस फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजीन के फॉर्म में होता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये पेप्सिनोजीन के कांटेक्ट में HCl आता है, और ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव हो जाता है तो पेप्सिन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अगर यहाँ तक हमारी बात समझ में आई है तो आगे इसी के नीचे कुछ पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जगह हमारे पास कम है इसीलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। इरेज करने के बाद मैं यहाँ पे आगे के पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि आगे का पॉइंट जो है क्या नाम है कि HCl का और भी फंक्शन क्या होता है, इसी के नीचे हम नोट करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक, समझना। बात करते हैं जो तीसरा पॉइंट है, ज्यादा बिक गया, मैंने भीगे कपड़े से भाई इसको साफ कर दिया, दिक्कत ये हो गई, ठीक है। तीसरा जो है इसके अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसका नाम है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भाई, प्रोरेनिन जो होता है ये भी हमारा क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, और प्रोरेनिन जो है ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, और इनएक्टिव फॉर्म है तो फिर ये एक्टिव कैसे होगा, ये भी क्या होगा कि जब HCl के कांटेक्ट में आएगा, इसके कांटेक्ट में, HCl के कांटेक्ट में आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम ये होता है कि मिल्क, जो हम दूध पीते हैं तो दूध के अंदर भी कुछ प्रोटीन होता है कि जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये प्रोटीन मिल्क के डाइजेशन को मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये डाइजेशन ऑफ मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है, कौन, तुम्हारा रेनिन, ठीक है। तो प्रोरेनिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये एक्टिव कैसे हो जाता है, जब HCl के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और साथ साथ में क्या करता है कि मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रही बात कि अभी ये बात हम कर रहे थे स्टमक के अंदर की, तो स्टमक के अंदर जो है अभी पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरी तरीके से क्या ये डाइजेशन होता है, नहीं, अभी हमारे स्टमक के अंदर जो है ये पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड, partial digestion of food in the stomach क्या कह रहा है कि reduces food to a paste like form called chyme, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, समझना।
स्टमक के अंदर जो है वो फूड पार्टिकल जो है या फूड जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है तो कह रहा है कि स्टमक में, और ये फूड को क्या कर देता है और रिड्यूस कर देता है, यानी कि तुम क्या करते हो रोटी चावल जो भी लेते हो उसको और भी बोलस फॉर्म में जब लेते हो तो और भी वो रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है टू ए पेस्ट लाइक, और वो पेस्ट की तरह बन जाता है, और क्या कह रहा है कि जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यानी कि जब हमारे स्टमक के अंदर पेस्ट जैसा वो बन जाए फूड पार्टिकल, उसको हम क्या कहने लगते हैं, उसको हम कहने लगते हैं काइम। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है दैट इज क्या आता है आपका क्या नाम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की अब हम बात करेंगे तो समझिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डाइजेशन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, समझना। सबसे पहले अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसके अंदर ये लिखूंगा कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, digestion and absorption of food take place in the small intestine। क्या कह रहा है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो फूड का, यानी कि कंप्लीट कह लो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है फूड का वो कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दूसरा पॉइंट है कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन फूड मिक्सेस विद, अब फूड जो है हमारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो वो फूड जो है मिक्स हो जाता है किसके किसके साथ, बाइल जूस के साथ, पैंक्रियाटिक जूस के साथ, बाइल जूस के साथ, पैंक्रियाटिक जूस के साथ, और इसी तरीके से इंटेस्टाइनल जूस के साथ। यहां पे समझना हमें ये कि बाइल जूस जो है ये लीवर से आता है, पैंक्रियाटिक जूस ये पैंक्रियास से आता है, इंटेस्टाइनल जूस तो ये इंटेस्टाइन का ही है, ठीक है। तो अब जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो ये क्या करता है कि तुम्हारा बाइल जूस के साथ मिक्स हो जाता है, और इसी तरीके से किसके साथ, पैंक्रियाटिक जूस, और इसी तरीके से इंटेस्टाइनल जूस। पहला पॉइंट हम उठाते हैं क्या चीज, बाइल जूस, कि बाइल जूस कैसा होता है और ये कैसे मिक्स होता है इसके साथ, और यही हम कंप्लीट करेंगे तीनों पॉइंट तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाइल जूस अगर हम बात करें तो बाइल जूस जो होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, सबसे पहले ये तुम्हारा होता है येलोइश ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, येलोइश ग्रीन कलर होता है। और इसमें में दूसरा पॉइंट हो जाता है कि ये लगभग पानी जैसा होता है, वाटरी होता है। और इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है कि प्रोड्यूस इन द लीवर, कहाँ पे ये बनता है, प्रोड्यूस इन द लीवर, ये लीवर में बनता है, ठीक है, या लीवर से प्रोड्यूस होता है। और क्या कह रहा है कि जब बन जाता है लीवर में क्या चीज, बाइल जूस, तो बाइल जूस जो है अगर लीवर में बना तो लीवर में बनने के बाद ये कहाँ पे जाता है, तो ये यहाँ से होते हुए बाइल डक्ट होता है, और बाइल डक्ट से जो तुम्हारा क्या नाम है कि ये स्टमक आया था, स्टमक से होते हुए स्टमक जो है जा करके आगे जो ड्यूडेनम बनाया था, तो ये सीधे जा करके ड्यूडेनम में छोड़ता है, क्या छोड़ता है, बाइल जूस छोड़ता है, ठीक है। तो अब इसके आगे की बात अगर हम करें तो हम क्या कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम, ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ड्यूडेनम किसका पार्ट था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, ठीक है, थ्रू द बाइल डक्ट, किसके थ्रू, थ्रू बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट के थ्रू इसमें छोड़ देता है। फिर आगे की अगर हम बात करें, नो इंजाइम इन इट, इसके अंदर कोई भी इंजाइम नहीं पाया जाता है, इसके अंदर बाइल जूस के अंदर, बाइल जूस मत कहना, बाइल जूस मैं कह रहा हूं, ठीक है। कंटेन बाइल पिगमेंट, इसी के अंदर बाइल पिगमेंट भी होता है,
कंटेन बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट भी इसमें होता है, और साथ साथ में बाइल साल्ट भी होता है। बाइल साल्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम जरा समझेंगे बाइल साल्ट को, लेकिन उससे पहले बाइल जूस के अंदर येलोइश ग्रीन कलर होता है, इसका वाटरी होता है, प्रोड्यूसिंग लीवर होता है, ट्रांसपोर्टेड टू द ड्यूडेनम थ्रू द बाइल डक्ट होता है, नो एंजाइम कंटेन द पिगमेंट एंड बाइल साल्ट। बाइल साल्ट की अगर हम बात करें तो बाइल साल्ट क्या कहता है समझना हमें इसमें यह है कि हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑयल ड्रॉपलेट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो तुम्हारा ऑयल ड्रॉपलेट जैसी चीजें होती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट जैसी चीजें जैसे कि फैट वगैरह, उसको क्या करता है ये डाइजेस्ट करने में या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और क्या बना देता है, एक इमल्सन बना देता है, और इमल्सन का कलर जो होता है वो मिल्की टाइप हो जाता है, और इसी तरीके से और आसान करता है हमारे डाइजेशन को। यानी कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट टाइप का या ऑयल ड्रॉपलेट जैसी कोई चीजें पड़ी हैं, तो इस फैट पे क्या करता है कि बाइल आकर के एक्ट करता है, और जब बाइल आकर के एक्ट करता है तो बताओ क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, इमल्सिफाइड फैट बन जाता है, इमल्सिफाइड फैट बन जाता है, और इसका कलर कैसा होता है, बिल्कुल भी मिल्की कलर जैसा होता है। ठीक है, तो बाइल जूस का काम यही है कि फैट पे आके वर्क करता है और उसको इमल्सिफाइड फैट बना देता है, और उसके बाद जैसे ही इमल्सिफाइड फैट बनता है तो साथ साथ में समझना कि साथ में एक तो तुमने काइम की बात सुनी थी, काइम क्या बना था, काइम तुम्हारा स्टमक के अंदर बना था, तो वो अभी कैसा था, एसिडिक काइम था। तो एसिडिक काइम जो है जो स्टमक के अंदर बना था, याद होना चाहिए काइम क्या था। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बाइल आकर के वर्क करता है, एक्ट करता है, और जब बाइल उसके पे करके एक्ट करता है तो ये एसिडिक काइम जो है अब कैसा काइम बन जाता है, एल्केलाइन काइम बन जाता है। कैसा काइम बन जाता है, एल्केलाइन काइम बन जाता है। और काइम क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन जो तुम्हारा स्टमक के अंदर होता है उसी को, जो कि तुम्हारा एक क्या नाम है कि पेस्ट के फॉर्म में थोड़ा बहुत बन जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते थे, काइम कहते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आई है बाइल के बारे में, तो अब हम चलते हैं इसके बारे में पढ़ना। बाइल जूस हमारा हो गया, अब पैंक्रियाटिक जूस रह गया है, तो पैंक्रियाटिक जूस को हम समझते हैं। पैंक्रियाटिक जूस के बाद एक और पॉइंट बच जाएगा, उसके बाद हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस, ठीक, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो ये पैंक्रियाटिक जूस जो है समझना, ये किससे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय पैंक्रियास, ये पैंक्रियास से हमें मिलता है। ठीक है, और रही बात अगला पॉइंट कि ये कहाँ पे जाता है, तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में जाता है, तो ट्रांसपोर्टेड टू द डियोडेनम, transported to the duodenum through a pancreatic duct, through pancreatic duct। ये बिल्कुल उसी तरीके से जाएगा जैसे तुम्हारा बाइल डक्ट, बाइल जूस जाता था बाइल डक्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अगर बात करें तो क्या इसके अंदर कोई इंजाइम पाई जाती है, अच्छा बाइल जूस के अंदर कोई इंजाइम पाई गई थी, नहीं पाई गई थी, लेकिन इसके अंदर इंजाइम जो है वो पाई जाती है। कौन कौन सी इंजाइम पाई जाती है, पहली इंजाइम पाई जाती है इसके अंदर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और दूसरी इंजाइम पाई जाती है इसके अंदर काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और तीसरी इसके अंदर एंजाइम जो होती है वो होती है अमाइलेज। क्या होती है, अमाइलेज। एक और एंजाइम होती है जिसका नाम होता है लाइपेज। क्लियर, ये चार एंजाइम है, और ये चारों एंजाइम के बारे में हमें क्या करना है, समझना है, सीखना है। ठीक है, समझेंगे कि जो ट्रिप्सिन है ये क्या काम करता है। समझना कि अगर कोई प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, और ये प्रोटीन को
कन्वर्ट करना है हमें पॉलीपेप्टाइड्स में। इसमें कन्वर्ट करना है, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो इसको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करना है, तो ये किसकी मदद से, किसकी हेल्प से होगा? ये होगा आपका ट्रिप्सिन की हेल्प से। तो ट्रिप्सिन जब आएगा तो ये प्रोटीन को क्या कर देगा? पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करा देगा। दूसरा पॉइंट हो जाता है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं, और ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में। तो रही बात कि स्पेसिफिक प्रोटीन का मतलब कुछ स्पेशल प्रोटीन होती हैं जो कि केवल और केवल काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से, किसकी वजह से? काइमोट्रिप्सिन की हेल्प की वजह से, काइमोट्रिप्सिन की हेल्प की वजह से ही केवल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आता है स्टार्च। तीसरी बात आती है स्टार्च। तो स्टार्च जो है ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और माल्टोज में कन्वर्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से होगा? अमाइलेज की वजह से होगा, अमाइलेज की वजह से। ठीक है। नाउ लाइपेज का हम फंक्शन तो सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइपेज का फंक्शन जो है ये फोर्थ वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, क्या है? इमल्सिफाइड फैट जो था, जो बना था अभी, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। तो इमल्सिफाइड फैट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फैटी एसिड में, फैटी एसिड्स में, और साथ साथ में ग्लिसरॉल बनाएगा, ग्लिसरॉल बनाएगा। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा लाइपेज। रही बात, तुम लोग सोच रहे हो सर ये सब क्या बता रहे हैं, समझना, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन सारे एंजाइम की वजह से अपने सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं। तो ये थोड़ा मेमोराइज करने वाली चीज़ है, थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, तो इसको हमें समझना कम, याद थोड़ा ज़्यादा करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट पॉइंट, पैंक्रियाटिक जूस के बाद इंटेस्टाइनल जूस। अब क्या होता है इंटेस्टाइनल जूस, इसको हम ज़रा समझेंगे, और फिर इस तरीके से हम अपना डाइजेशन वाला टॉपिक खत्म करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा डाइजेशन लंबा हो गया है, लेकिन जितनी भी पॉइंट हमने पढ़ी है इससे कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस जो है ये क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस इज आल्सो नोन एज सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस, इसको एक और नाम से जानते हैं, सक्कस इंटेरिकस से। इसके अंदर जो है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है इरेप्सिन एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम। क्लियर है? अब इरेप्सिन एंजाइम के अंदर थोड़ा बहुत कंटेन इन ट्रेस अमाउंट, कंटेन इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है। ये एंजाइम होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में होगा। अब क्या क्या होगा थोड़े थोड़े अमाउंट में, समझना। इसके अंदर पहला जो होगा वो क्या होगा? माल्टोज होगा। दूसरा होगा वो क्या होगा? सुक्रेज होगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो क्या होगा? लैक्टेज होगा। और फोर्थ पॉइंट है जो इसमें चौथा जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? लाइपेज होगा। यानी कि ये चार एंजाइम है, चारों एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है हमें देखने को मिलता है। अच्छा, लाइपेज तो हम लोगों ने अभी जस्ट कंप्लीट किया है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी केवल तीन को देखते हैं। माल्टोज, सॉरी क्या है कि माल्टोज क्या होता है। देखो माल्टोज जो है, सॉरी माल्टेज है ना, मैंने माल्टोज लिख दिया क्या? माल्टेज होगा। देखो एज 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 लास्ट में अगर लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ठीक है, समझना। माल्टेज का काम क्या होता है? माल्टेज का काम होता है कि जो माल्टोज हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, माल्टोज, उस माल्टोज को ये कन्वर्ट करा देता है ग्लूकोज में। माल्टोज जो होगा ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, किसकी वजह से? जब हमारा माल्टेज एंजाइम होगा। नाउ बात करते हैं सुक्रेज की। तो सुक्रेज जो है, सुक्रेज जो है ये सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा,
सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, प्लस कर देता हूं, फ्रक्टोज में, दो चीजों में ये कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट करेगा। ये कौन कन्वर्ट करने का काम करेगा, सुक्रेज, सुक्रेज की हेल्प की वजह से होगा। बात करते हैं लैक्टेज की, तो लैक्टेज जो है ये भी कन्वर्ट होगा, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले लैक्टोज होना चाहिए, और लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। समझना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो बताना यहाँ पे एंजाइम आएगा लैक्टेज, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइनल जूस में एक स्पेशल एंजाइम देखने को मिलता है, इरेप्सिन एंजाइम। इसी एंजाइम के अंदर थोड़ा बहुत में माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है, लाइपेज होता है। लाइपेज की बात हमने पिछली बार कर लिया है। तो कह रहा है कि माल्टोज जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, कब होगा, जब माल्टेज होगा। सुक्रोज जो होगा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा, लेकिन कब होगा, सुक्रेज होगा तब। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, कब, लेकिन जब तुम्हारा क्या होगा, लैक्टेज होगा तब। और इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अब तक जो है, यानी कि बाय दिस टाइम, अब तक जो है जो हमने सीखा है, ठीक है, बाय दिस टाइम क्या होता है कि फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। देखो, जब छोटे छोटे पार्ट में टूट गया तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो बाय दिस टाइम फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड into a liquid form called काइल, CHYLE। देखो, काइम और काइल में फर्क है। काइम क्या था, जब पार्शियल डाइजेशन हुआ था स्टमक के अंदर, और यहां तक अभी तक क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया डाइजेशन। तो कह रहा है कि बाय दिस टाइम फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड फॉर्म कॉल्ड काई। उसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं। और काई में कन्वर्ट हो गया तो अब यहां से तुम्हारा क्या चालू हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा। और अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो अब बताओ उसी का क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन होगा, यूज होगा। और यूज होगा तो इस तरीके से हमें एनर्जी भी मिल जाएगी, इसी तरीके से हमारी बाकी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग होता है कंप्लीट, और हमारा डाइजेशन जो है एलिमेंट्री कैनाल, थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल होता है कंप्लीट। इसके बाद अगर हम आगे जो है अगली टॉपिक या अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो रेस्पिरेशन होगा। तो इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।